सभी का स्वागत है डीपी शर्मा के यूट्यूब चैनल में। और हम कर रहे थे जिला दर्शन सीरीज और डिस्ट्रिक्ट शो सीरीज के अंदर आपको हमने खूब जिले करवा दिए थे। और उन्हीं जिलों में आज मैं बात करने वाला हूं मारवाड़ की शान जोधपुर जिला। बहुत ही शानदार जिला है जिसका नाम है जोधपुर। अक्सर जोधपुर के ऊपर बहुत से प्रश्न खूब उठते हैं, एग्जाम में खूब क्वेश्चंस आते हैं। जोधपुर की स्थापत्य कला है, जोधपुर का ऐतिहासिक महत्व है, जोधपुर की ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी इतनी दमदार नहीं है जो अपने जोधपुर की, लेकिन यहाँ का ऐतिहासिक महत्व और यहाँ की सांस्कृतिक महत्व बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम चलते हैं जोधपुर की बिल्कुल नींव के अंदर की प्रारंभ काल में यहाँ ऐसा क्या था कि इसका प्राचीन नाम मारवाड़ पड़ा और मरुवाड़ पड़ा, कैसे ये जोधपुर कहलाया, बिल्कुल हम बारीकी से जाएंगे। प्राचीन काल में मरुस्थलीय प्रदेश का एक अंग है और मरुस्थल का ये प्रवेश द्वार के नाम से, इसे प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में एक नाम पड़ा था मरु प्रदेश के नाम से। मरु प्रदेश से इसको मारू प्रदेश बोला गया था। और प्रदेश और वाड़ एक ही बात होती है। और इसी का बिगड़ा रूप था मरुवाड़। और मरुवाड़ से ही बिगड़ के क्या कहलाया था, ये मारुवाड़ कहलाया था। और मारुवाड़ के अंदर बहुत से राजवंश आए। जैसे यहां पर एक वंश है जिसका नाम था प्रतिहार वंश। आपको जब मैंने लाइव कराया था प्रतिहार वंश, उस प्रतिहार वंश के अंदर बताया था कि एक शासक थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। शासक का नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र प्रतिहार ने मंडोर के अंदर अपनी राजधानी स्थापित की थी, मंडोर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। कहने का मतलब प्रतिहार शासकों के अंदर भी इनका उल्लेख मिलता है मारवाड़ क्षेत्र का, लेकिन वहां पर जोधपुर शब्द का हमें किसी प्रकार से किसी का और कोई उल्लेख नहीं मिलता, जोधपुर नहीं मिलता। लेकिन बाद में यहां पर एक शासक आए जिनका नाम था राव सिंह। मैं मारवाड़ के इतिहास में बहुत बारीकी से इन बातों को बता चुका हूं। राव सिंह इस मारवाड़ की धरती पर पधारते हैं, बाड़मेर क्षेत्र को अपना केंद्र बनाया, धीरे धीरे विकास शुरू किया और आगे चलकर यहां जो महान विक्रांता शासक हुए जिनका नाम था रावचूड़ा। रावचूड़ा के 3 संतानें हुई, जिसमें से एक का नाम था रणमल, दूसरे का नाम था काना और तीसरी एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। इनमें 3 संतान हुई, जिसमें से पहले का नाम रणमल, दूसरे का नाम काना और हंसाबाई एक पुत्री थी। रूल ये बोलता है कि जो राजा बनना चाहिए सबसे बड़ा बेटा वो था रणमल। रणमल राजा नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि रावचूड़ा की 3 पत्नियां थी, जिसमें से किशोरी देवी को यह सर्वाधिक प्रेम करते थे और उस किशोरी देवी की संतान थी, उसी का नाम था काना। किशोरी देवी का संतान कौन थी? काना था। और ये प्रेम का फायदा उठाती हुई किशोरी देवी ने रिक्वेस्ट की रावचूड़ा से, बोला मेरे पुत्र को राजा बनाना चाहिए, शासक बनाना चाहिए। और रावचूड़ा ने किशोरी देवी की बात को स्वीकार करते हुए कान्हा को शासक बनाया। और शासक बनाने के बाद अब रणमल नाराज हुआ। नाराज होने के बाद ये व्यक्ति मेवाड़ की शरण में जाता है, मेवाड़ की शरण में चला गया। लेकिन बाद में इसी रणमल की एक संतान हुई जिसका नाम था रावजोधा, और इसी का एक बेटा हुआ जिसका नाम था रावजोधा। रावजोधा कैसे मारवाड़ में अपना अस्तित्व जमा करता है, कैसे अपनी नैया पार करती है, वो कैसे होगा? वो सब देन होगी करणी माता के आशीर्वाद से। यदि हम मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी की बात करते हैं, कुल देवी, इष्ट देवी, मैं आपको कई बार इसके बारे में चर्चा करता हूं। आपके सामने कई प्रकार से प्रश्न उठता है। एक होती है कुल देवी, कुल देवी के बाद एक देवी का नाम आता है आराध्य देवी, और एक होता है इष्ट। ध्यान दे, इष्ट आराध्य एक ही बात होती है। इसका मतलब होता है फेवरेट, मतलब आपकी फेवरेट देवी कौन सी है, आपको किस देवी में इंटरेस्ट आता है तो वो तो आपकी आराध्य और फेवरेट हो जाती है। ठीक है, अब है कुल देवी की बात करें। कुल मतलब जो आपकी पीढ़ी मानती आ रही है, आपके दादाजी मानते थे, आपके पापा जी मानते हैं, आपके परदादा जी मानते थे, आपका परिवार मान रहा है, उसको कुल देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां 2 बात है। यहां बीकानेर के शासकों के अंदर इष्ट देवी की बात करें तो इष्ट तो कई हो सकती है, फेवरेट कई बन सकती है। तो इसके अंदर जो नाम आता है वो आता है करणी माता का। करणी माता का जिक्र मैं बीकानेर में अच्छे रूप से कर चुका हूं। इसके अलावा चामुंडा माता का भी नाम आता है इष्ट देवी में, तो चामुंडा माता का भी अच्छा योगदान है। लेकिन बात करें कुल देवी तो यहां पर एक माता है जिसका नाम है नागनेची माता। नागनेची माता का जो मुख्य मंदिर है वो है नागाना बाड़मेर में। कहां आता है? नागाना बाड़मेर में स्थित है। किस माता का मंदिर? नागनेची माता का मंदिर नागाना बाड़मेर के अंदर आता है। देखो क्या ऐसी कहानी मिलती है नागनेची माता को लेकर। मारवाड़ी है तो बात देखो ऐसी मिलेगी। जोधपुर के शासकों के अंदर एक शासक हुए
जिनका नाम था दुहड़ जी। दुहड़ हुआ क्या था, अब देख लेते हैं थोड़ी सी विशेष बात क्या मिली। अलग अलग इतिहासकार है, दो इतिहासकार, एक तो जगदीश चंद्र बसु की बात करें, वो तो ये बोलते हैं कि उत्तर भारत में एक स्थान है कन्नौज, कन्नौज से यहां से एक प्रतिमा दुहड़ लेके गया था, लाके कहां स्थापित कर दी, नागाना में ले जाके स्थापित करवा दी। ये तो बात बोल रहे जगदीश चंद्र बसु इतिहासकार। एक और है मोहनोत नैणसी, गोपीनाथ शर्मा। मोहनोत नैणसी बोलते हैं ना, ये तो कर्नाटक से ले गई मूर्ति, ये तो कर्नाटक से ले जाई गई प्रतिमा है, जाके कहां स्थापित करवा दी, नगाना बाड़मेर में जाके स्थापित करवा दी। इसको लेकर ये कहानी मिलती है। बीकानेर के राठौड़ जितने भी है, चाहे वो जोधपुर के, चाहे बीकानेर के, चाहे वो किशनगढ़ के हैं, राठौड़ों की कुल देवी में जो शान और नाम आता है वो आपकी देवी है, जिसका नाम है कौन सी माता, नागनेची माता। प्रमुख मंदिर कहां है, नगाना बाड़मेर के अंदर आता है। ठीक है, ये बात होगी कंप्लीट। ये थी कुल देवी की यहां के शासकों के बारे में। आगे बताता हूं मैं राव जोधा को पढ़ाने से पहले कुछ बातें हैं राव जोधा की, वो बता देता हूं मैं क्या है। इनको लेकर एक कहानी ये मिलती है कि राव जोधा के पिता थे राव रणमल। रणमल चापलूसी करने वाला आदमी था। ये चला गया मेवाड़ की शरण में। मेवाड़ की शरण में जाने के बाद हंसाबाई का विवाह लाखा से करवा देते हैं। राखा का विवाह भी कोई सही बात नहीं है, रॉन्ग नंबर ही लगा था। वो बता देता हूं रॉन्ग नंबर कैसे लगा था, बताऊं? चलो सुनो, लाखा का रॉन्ग नंबर कैसे लगा था। जैसे मैंने आपसे चर्चा क्या की, चर्चा मैंने आपसे ये की कि एक तो रणमल है, एक कान्हा है और एक कौन है, हंसाबाई है। यही तो बात है। इस कान्हा का वध किया था करणी माता ने, जनश्रुति के अनुसार ये मिलता है। बाकी मोहनोत नैणसी को छोरी बोलता है कि इसको तो जैसलमेर के ये साइड के मुसलमानों ने मारा था, ये बेकार आदमी था कान्हा। तब हुआ क्या, रणमल नाराज होकर चला गया था मेवाड़ की शरण में। तब रणमल को छोटी मोटी जागीर मिल गई थी, असंतुष्ट था। तब सोचा कि जागीर बड़ी दिला दूं। तब रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई को कहा कि बेटा तुम विवाह कर ले। उस दौरान स्थिति क्या थी, मारवाड़ के अंदर शासक थे जिनका नाम था राव चूड़ा, मेवाड़ में शासक थे जिनका नाम था राणा लाखा। मेवाड़ में शासक जिनका नाम था राणा लाखा। लाखा की एक संतान थी जिसका नाम था कुंवर चूड़ा। अभी राणा तो बना नहीं है, इसका नाम था कुंवर चूड़ा। इस चूड़े की बेटी कौन है, हंसाबाई। इस चूड़ा ने मेवाड़ के चूड़ा के लिए, मारवाड़ के चूड़ा ने मेवाड़ के चूड़ा के लिए अपनी बेटी हंसाबाई के विवाह की बात चलाई थी कई साल पहले। तो क्या है, इसके दिमाग में, हंसाबाई के दिमाग में था कि मेरा विवाह है मेवाड़ में हो सकता है। इधर चूड़ा को लग रहा था कि मेरा विवाह है मारवाड़ में हो सकता है। लेकिन मौके पे करामाती कुछ और हो गई। ये इधर रणमल लाखा की शरण में है, तो रणमल ने सोचा मेरा प्रभाव और भी प्रभावी हो जाए। इस कारण से रणमल ने चाल चलते हुए और हंसाबाई का विवाह लाखा से करने का तय कर लिया। इतना बुजुर्ग बुढ़ा आदमी लाखा से विवाह करवाएगा, देखो आप क्या। अरे कुंवर चूड़ा इस टाइम में ननियाल गया हुआ था। इसका ननियाल था अड़ोती में, कोटा में। देखो ननियाल जाने से नुकसान क्या होता है, आज आप मान जाओगे क्या नुकसान होता है। अब क्या था, खुश करेगा रणमल, किसको करेगा, लाखा को। लाखा की नारी अपने पहली बहन से बात की, देख बहन तेरा विवाह यदि मैं मेवाड़ में करवा दूं तो तू राजी है क्या, खुश है क्या। हंसाबाई बोली तो मैं नाराज क्यों होंगी, मेरा ब्याह के लिए कौन नाराज होता है, नॉर्मल सी बात है। तो हंसाबाई बोली तू काल करता, आज ब्याह कर दे भैया, नो टेंशन नो फिकर, तू ब्याह कर दे। इसने सोचा इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बुजुर्ग आदमी से लाखा से विवाह करेगा। इसने सोचा कुंवर चूड़ा से पहले बाचली से विवाह करता होगा। रणमल ने किया नारियल तैयार, लाखा वेट हंसाबाई करके नारियल पहुंचा दिया मेवाड़ में। जैसे ही नारियल पहुंचा तो लाखा को सदमा से लगा, ये नारियल कहां से आया, नाई लेकर आया। अब जैसी देखा तो लाखा के दिमाग में कई ख्याल आ रहे, ये मजाक कौन कर रहा है मेरे साथ। तब नाई बोला मजाक नहीं है, सच है, स्वीकार करो, नो टेंशन नो फिकर, आप तो देखी जाएगी होगा जो आप तो एक बार करो। तब लाखा बोला रे तुम मजाक तो नहीं कर रहे, कहीं मैं अंदर से माहौल बना लो, तुम बाद में मेरे साथ ऐसे बोल दो ये ऐसे नहीं होने वाला है, कहीं आप बात बिगाड़ दो। बोला ना नहीं ऐसे नहीं होने वाला है, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी होगा जो। अब लाखा भी तैयार हो गया, बोला चलो ठीक है मैं विवाह कर लूंगा। और रणमल का भी इसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई, पूरी रणमल का पद अच्छा कर दिया। और इधर अब थोड़े दिन बाद में वो पत्रिका जाती है, लगन पत्रिका, उसके माध्यम से देखा
उसमें नाम लिखा हुआ था लाखा वेड्स हंसाबाई। हंसाबाई ने देखा तो उसकी आंख खुली रह गई, बोला ये रॉन्ग नंबर कैसे लग गया, मतलब बात तो चूड़ा से चली थी लेकिन ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। तब हंसाबाई ने कहा रणमल को, भैया ये क्या है? तब बोला भी है क्या लगन है और क्या है तुम्हारा विवाह है मेवाड़ में, तेरे से पूछा तो बोले यहां करा दो। बोले ये क्या है? तो बोला ये तो लाखा से विवाह हो रहा है। लाखा से विवाह कर रहे हो? बोला हाँ लाखा से। मैंने सर चूड़ा से विवाह कर रहे हो? बोला यार ये तो गलत हो गया। चलो कोई बात। अब राजपूतों में क्या होता है, जान कहते हैं जान जाए पर जुबान ना जाए। अब बोली भैया मैंने ब्याह तो मैं कर लूंगी पर मेरी एक शर्त है, शर्त माननी पड़ेगी। बोला चलो बोल तेरी शर्त क्या है? भी इसका मुंह ढिल्ला के मना ना कर देंगे। बोल शर्त क्या है? बोला मैं उस टाइम भूल गई थी, शर्त ये है कि मैं विवाह तो कर लूंगी लेकिन लाखा और मेरे से जो संतान पैदा होगी ना, वो संतान यदि आगामी मेवाड़ की उत्तराधिकारी बने तो मैं ब्याह करने को तैयार हूं, नहीं तो ब्याह नहीं करूंगी। बोला ठीक है भी करते हैं बात। रणमल गया लाखा के पास, देखो जी साहब एक प्रॉब्लम है। बोला प्रॉब्लम एक नहीं 4 से हटा दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन ना मत कर देना यार ब्याह के लिए, मैंने मुश्किल से माहौल अंदर से बनाया है और तुम ना कर दोगे तो मेरी भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगी, मेरा खोपड़ा खराब हो जाएगा, मैं तो मारा जाऊंगा जिंदा ही। बोला ऐसी कोई बात नहीं लेकिन फिर भी आप सुनो तो सही। बोला बात क्या? बात ये है कि हंसाबाई को डिमांड रख रही है। बोला डिमांड एक नहीं कई पूरी करूंगा। उसको बोल दे ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में तेरे लिए नए कर सकूं, मैं सब कर दूंगा, तू पर ना मत कर देना। बोला ठीक है अभी ना नहीं करेंगे। अब लाखाबाई हंसाबाई और लाखा की बात थी तो लाखा बोला डिमांड क्या? डिमांड ये है, हंसाबाई बोल रही कि हमारी संतान होगी ना, लाखा और हमारी संतान होगी, वो संतान यदि आगे चलकर मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनती है तो तुम्हें विवाह करूंगी वरना विवाह नहीं करूंगी। बोला यार ये तो लफड़ा है, क्योंकि दरबार में कुंवर चूड़ा जवान बैठा है, राजा बनने के लिए तैयार है, ये बुजुर्ग आदमी है। तब लाखा ने पत्र लिखा अपने बेटे को, कुंवर चूड़ा कहां घूम रहा है बेशरम आदमी, तेरा नुकसान पहले ही हो गया है, तू कोटा ननियाल क्या कर रहा है, वापिस आ। अब देखो कोटा में जाने यदि ये ननियाल नहीं गया होता तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, इसलिए ननियाल जाओ ना तो सोच समझ के जाया करो। देखो पीछे से ऐसे किसी काम भी हो जाते हैं। ये देखो आपके सामने एक उदाहरण है। कुंवर चूड़ा आया, लाखा बोला बेटा तू मेरे लिए तेरे बाप के लिए क्या कर सकता है? चूड़ा बोला देखिए पिताजी बात ये है, मुझे ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, मैं डायरेक्ट बात करता हूं, मैं मेरे बाप के लिए कुछ भी कर सकता हूं, जान दे सकता हूं, बोल अब क्या करना है बता। अब कुंवर चूड़ा ने कहा लाखा ने कहा देख बेटा मैं कर रहा हूं विवाह। इसको से बोले ये किसके भागा से? अरे थम जा बताऊंगा। बोला मैं कर रहा हूं विवाह, तेरी नई मम्मी की डिमांड ये है, मतलब जो तेरी नई मम्मी लेके आ रहा हूं मैं, उस तेरी नई मम्मी की डिमांड ये है कि हमारी जो संतान हो ना लाखा और तेरी नई मम्मी की जो संतान होगी वो उत्तराधिकारी बनने चाहिए, और वो बोल रही है कि जो तेरे घर पे बेटा है वो ना बने। बोला पिताजी मैंने पहले कहा था मैं जान दे सकता हूं अपने बाप के लिए, दे दी और बोल अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात होगी, अब कुंवर चूड़ा से बात होगी। बोला पर मैं जान सकता हूं वो खुश नसीब है कौन, किसके साथ विवाह कर रही हो, मेरी न्यू मदर मई नई मम्मी कौन है बताओ सही। तब लाखा बोला वो तेरी नई मम्मी कोई और नहीं मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई है। ये सुनते हुए इसके तो आंख खुली रहेगी चूड़ा की। बोला था कि ये तुमने क्या किया, ऐसे करके बाजी मार गए। तो ये एक रोंग नंबर लग गया था। लाखा एक लकी आदमी है, रोंग नंबर तो उसके लगा करते थे, लग गया। तब क्या हुआ, लाखा का बेटा हुआ मोकल हुआ, और मोकल को भी रणमल ने ही किसी तरीके से क्या विश्वासघात करके मरवाया था। इसके बाद मोकल के बाद में कौन हुआ, कुंभा हुआ। अब कुंभा और इधर मामा जी कौन है, इनके जो पिताजी मामा जी है ये कौन, क्या नाम है, इधर ये चूड़ा रणमल जो थे, इनको यहां से निकालना है। किसी के मेवाड़ में आज जमे हुए बैठे, इनको निकाले क्या, तो कुछ तो प्लानिंग करेंगे। और इसी दौरान क्या है कि कुंभा षड्यंत्र रचता है, जिसके दौरान 1438 के अंदर ये रणमल की हत्या करवा देता है बारमली के माध्यम से। पूरी कहानी मैंने बताई हुई है। तब यहां से जोधा भागता है मेवाड़ से भागकर यहां से जाता है, और जाने के बाद ये जोधपुर पहुंचा। तब तक यहां पर मेवाड़ के शासकों ने अधिकार कर लिया, अक्का ससुरी ने अधिकार कर लिया था। तब जोधा भटकता बीकानेर के गांव में पहुंचता है, जिसका नाम है काहुनी गांव। उस काहुनी गांव में जैसे ही पहुंचा तो यहीं पर इसकी मुलाकात हुई, जिसका नाम था, यहां पर करनी माता की मुलाकात होती है किसके साथ, जोधा के साथ। कहते हैं कि जोधा पहुंचा ना, कहते हैं कि जोधा तो था वैसे महान आदमी बहुत है, लेकिन कहते हैं बचपन में ये खाने पीने के अंदर बहुत ही मतलब सुगला आदमी था, बहुत ज्यादा खाया पिया करते थे, तो ये बहुत बुरी तरह से खाते थे। कहते हैं ये जनश्रुति मिलती है इसको लेकर कि लिखा हुआ इतिहास स्रोत मतलब ठोस इतिहास हमें नहीं मिलता है।
तब कहते हैं कि जोधा भटकता भटकता मतलब स्थिति बहुत ज्यादा होगी, राजमहलों में भोजन करने वाला आदमी आज बुरी तरह भटक रहा है, अपने पिताजी के कारण भटक रहा है। तो काउनी गांव में किसी बुढ़िया घर का दरवाजा खटखटाया, तो जैसे ही बुढ़िया निकल कर आई तो पूछा भी हाँ भी कौन है, किस प्रकार से। तब जोधा भोजन की डिमांड करते हैं, जनश्रुति है ये, भोजन की डिमांड करते हैं। तब कहते हैं भोजन बाजन तो है नहीं, दलिया पड़ा है, छाछ पड़ी है, खानी है तो खा ले आजा। तो जहां जैसे ही चला जोधा भोजन करने के लिए बुरी तरह से खाने लग गया। और अब क्या कि वो कहावत थी कहते मार मारने तो जोधा से कहते जोधा से 72 खाते और तुम रह गए, तो जो सूगली तरह से खाता है। तब बोला तू ऐसे कैसे खा रहा है बालक, तो जोधा से 72 खा रहा है। तब इसने कहा माता जोधा की ऐसी क्या बात है कि वो जोधा बहुत इस तरह खाता है क्या? तब ये बोला माँ मैं तो जोधा ही हूं। जोधा है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? बोला तू राजमहलों में राज करने वाला आदमी, तू यहाँ क्या घूम रहा है कर रहा है? तब उस बुढ़िया ने बताया कि तेरी किस्मत ऐसी खराब कैसे होगी, तो राजमहलों में चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाला आदमी है, सोने के बाजोट पे तू रहने वाला आदमी है। तब जोधा को मार्गदर्शन देती है वो महिला और काउनी गांव में मुलाकात करवाती है करणी माता से, और करणी माता से आशीर्वाद लेकर और ये 1453 में वापिस जोधपुर को अस्तित्व में लेकर आते हैं मारवाड़ को। और फिर 1459 के अंदर ये एक नगर की स्थापना करते हैं, और जिस नगर का नाम है जोधपुर नगर। जोधपुर नगर की स्थापना कब की थी? 1459 में की थी। और इसी के साथ बहुत ही शानदार, राजस्थान नहीं पूरे विश्व में टॉप 10 में आने वाले दुर्ग, जहां पर कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। और अब इसका निर्माण यहां निर्माण होगा, मेहरानगढ़ का निर्माण होगा। देखते हैं कैसे जोधपुर नगर की हुई स्थापना। करणी माता ने कहा तेरे को एक नगर की स्थापना करनी है। अब गढ़ बनाने का कई बार जोधा ने प्रयास किया, लेकिन गढ़ बन नहीं रहा था। तब माता ने कहा देख जोधा ऐसे है, तेरे पिताजी के कर्म ठीक नहीं थे, तू अच्छे कर्म करेगा तू बड़ा महान हो जाएगा, लेकिन तुझे गढ़ बनाना है, उसके अंदर जिंदा व्यक्ति की बलि देनी है। तब जोधा ने क्रोश क्वेश्चन किया माता जी तुम अच्छे मैंने मार्गदर्शन दे रहे हो, पर ये बलि देने वाला काम कहां से ये आ गया? बोला ये जमीन ऐसी है, यहाँ ऐसा रूल मानना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं दबना है, इच्छा से कोई ना कोई आदमी आना चाहिए। बोला माता जी ऐसी कौन इच्छा रखता है मरने के लिए, दबने के लिए? बोला तू काम तो कर, तेरे को मिल जाएंगे। तब जोधपुर के अंदर एक पहाड़ी देखी, जोधपुर के अंदर एक शानदार सी पहाड़ी देखी, जिस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूंक पहाड़ी। जोधपुर में एक पहाड़ी मिली जिस पहाड़ी का नाम क्या है? चिड़िया टूंक पहाड़ी। और चिड़िया टूंक पहाड़ी के ऊपर एक शानदार गढ़ की नींव रखी, जिसे भविष्य में बाद में किस नाम से जाना गया था? बहुत ही शानदार यहाँ पर दुर्ग है, बहुत ही शानदार, और इसका नाम रखा गया मेहरानगढ़। क्या हुआ था? राजा राम करके कोई भांबी आदमी था, जिसे मेहर जाति का आदमी था, ये मेहर जाति का आदमी था, जिसे राजिया भांबी या राजा राम भांबी के नाम से भी जानते हैं। पाली के निवासी आदमी था, तब इसे मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में रखा गया था और इसे चिनवाया गया था। तब यहाँ दुर्ग बना जिसे मेहरानगढ़ के नाम से जानते हैं। और राजस्थान के 2 दुर्ग ऐसे है, तो नारगढ़ है जिसमें नार नामक व्यक्ति की यहाँ इसको जिंदा समाधि ली गई थी, यहाँ पर दूसरा राजा राम भांबी जी ने समाधि दी गई थी जिंदा, और बाद में यहाँ दुर्ग बनाया था। राजस्थान के टॉप दुर्गों में मेहरानगढ़ का नाम आता है। देखो इसको मयूरगढ़ भी कहा जाता है। इस चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बने हुए गढ़ को मयूरगढ़ के नाम से भी और मोर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। अपने एक वो कहते हैं कि कीपलिंग जी आए थे, रुपयार्ड कीपलिंग, देखते ही बोले शायद इस दुर्ग को तो अप्सराओं ने बनाया होगा, देवी देवताओं ने बनाएगा, ऐसी यहाँ पर कल्पना करी जोधपुर के बारे में। इतना सुंदर दुर्ग कैसे बना रखा है? देखो बराबर में ये जो पहाड़ी है ना, बराबर की पहाड़ी से जैसे यहाँ पास में उतरते हैं, इसकी तलहटी में यहाँ पर एक शानदार सा, बहुत ही शानदार एक कलाकृति है। यहाँ पर एक महल बना हुआ है और उसको कहा जाता है जसवंत थड़ा। सॉरी महल नहीं है, यहाँ पर एक भवन है जिसे जसवंत थड़ा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें जसवंत थड़ा कोई महल या कोई और गढ़ नहीं है, ये एक समाधि स्थल है। जसवंत थड़ा क्या है? ये एक समाधि स्थल है। यहाँ पर कहते हैं कि जसवंत सिंह का यहाँ पर क्या हुआ था? दाह संस्कार किया गया था। यहाँ पर एक क्या बनाई गई थी? समाधि बनाई गई, वहां भवन बनवा दिया था इनके पुत्र सरदार सिंह ने, और बाद में यहाँ पर जसवंत थड़ा के नाम से फेमस हो गया। आज सभी शासकों की प्रतिमा इसके अंदर स्थापित कर रखी है। कहते हैं कि इसकी तुलना की जाती है आगरा के ताजमहल से। इसकी तुलना आगरा के किससे की जाती है? ताजमहल से की जाती है। क्यों भाई ताजमहल से क्यों करते हैं? ऐसा इसमें क्या है? इसकी तुलना ताजमहल से क्यों की जाती है? ताजमहल से जसवंत थड़ा की तुलना करने का कारण ये है, आपने कई बार सुना होगा मेवाड़ का ताजमहल, जगमंदिर महल है, ये है वो है, लेकिन
ताजमहल आप घूमने जाते हो, पता नहीं क्या क्या उसके बारे में सोचते होंगे, ये है लव पॉइंट है, ये है। ध्यान रहे, ताजमहल एक शमशान भूमि है, एक समाधि स्थल है। ताजमहल एक कल्याण भूमि है, एक समाधि स्थल है। उसी प्रकार जसवंतथड़ा भी समाधि स्थल है। समाधि स्थल तो और भी बहुत है। इसका निर्माण भी सफेद संगमरमर से हुआ है। इसका निर्माण भी सफेद संगमरमर से हुआ है और इसका निर्माण भी सफेद संगमरमर से हुआ है। यह भी समाधि स्थल है, यह भी ताजमहल भी समाधि स्थल है, यमुना नदी किनारे आगरा में। इसलिए राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंतथड़ा को बोलते हैं। खैर, मुद्दे की बात यह है 1459 में किस नगर की स्थापना हुई थी? जोधपुर नगर की स्थापना इस प्रकार से हो गई थी। यह है जोधपुर को लेकर बात। लगभग 1874 के आसपास यहां पर नगर परिषद की स्थापना हुई थी। जोधपुर के नाम से आज एक संभाग भी आता है। राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला जोधपुर है। 22,000 लगभग वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जिला है और राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जोधपुर। और विशेष बात देखते हैं जोधपुर के बारे में। जोधपुर को ही कहा जाता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। इसे बोलते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार। बोल दिया। इसे ही कहा जाता है राजस्थान की सन सिटी। इसे बोलते हैं राजस्थान की सन सिटी के नाम से जानते हैं। सूर्य नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रखें, सूर्य नगरी का कारण यहाँ का सबसे बड़ा स्थान है ओसियां। ओसिया के अंदर कई मंदिर है, जिसके अंदर वस्त्राज प्रतिहार के द्वारा मंदिर, एक शानदार मंदिर है सन टेम्पल, यहाँ मंदिर बना हुआ है, सूर्य मंदिर बना हुआ है। और इसकी तुलना वैसे भुवनेश्वर से भी होती है। भुवनेश्वर में मंदिर बना है, सूर्य मंदिर बना हुआ, उस प्रकार से तुलना होती है। तो जोधपुर को सन सिटी के नाम से और जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो वो जोधपुर को जानते हैं। सन सिटी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है जोधपुर का, बहुत शानदार यहाँ की ज्योग्राफी है। मैं यहाँ के बारे में और बताता हूँ आपको, जोधपुर के बारे में और क्या है। ठीक है, ये इसके उपनाम वगैरह हो गए। क्षेत्रफल में राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर। ठीक है, बात सारी कंप्लीट है। ध्यान रहे, जोधपुर एक तरीके से देखा जाए तो पूर्ण रूप से कृषि विभाग से मरुस्थलीय जिला मानती है। इसके लगभग ये मानो 65% भाग पे मरुस्थल, लेकिन यहाँ पर पथरीला भाग भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जैसे ओसियां स्थान है, ठीक है, इसके अलावा और भी माताओं के बहुत से मंदिर बने हैं, वो लगभग चट्टानों में बने हैं। चिड़िया टूंग पहाड़ी है, तो ये जोधपुर के अंदर ही आती है। मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ही आता है। कृषि विभाग इसे मरुस्थलीय जिला मानता है, लेकिन अर्धशुष्क प्रदेश का ये भाग है, तो यहाँ पथरीला भाग भी बहुत ज्यादा है। पथरीले भाग का जब मरुस्थल है, जिसे यहाँ पर हमादा के नाम से भी जाना जाता है, जो पथरीले भाग का यहाँ मरुस्थल है, इस मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर हमादा के नाम से भी इस प्रदेश को या इस मरुस्थल को यहाँ पर जाना जाता है। जान लिया। फिर हम बात करें यहाँ के भौतिक प्रदेश के बारे में। पथरीला भाग भी है। ध्यान रहे, मरुस्थल के 3 प्रकार है। तीनों प्रकार के मरुस्थल कहां पाए जाते हैं? यहाँ जोधपुर के अंदर ही पाए जाते हैं। यह जोधपुर की बड़ी विशेष बात है। अब हम जोधपुर के क्लाइमेट के बारे में बात करें, जोधपुर की जलवायु के लिए हम बारे में बात कर लेते हैं। जोधपुर की जलवायु बिल्कुल शुष्क जलवायु है, बिल्कुल शुष्क जलवायु है। यहां पर एक स्थान पड़ता है फलोदी। ये राजस्थान का सबसे, ये जोधपुर का नहीं, ये राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। ये राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान के नाम से फेमस है। फलोदिया की तहसील है, कहां की? जोधपुर की तहसील आती है। पर इस फलोदी का एक गांव है, उस गांव का नाम है खिंचन गांव। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फलोदी का एक गांव है खिंचन गांव। खिंचन गांव खींचता है साइबेरिया के पक्षी कुरंजा को। राजस्थान के किस गांव में सर्वाधिक कुरंजा पक्षी आते हैं? खिंचन गांव में। झील की बात करें तालछा पर है, अभयारण्य की बात करें तालछा पर है। कुरंजा आरटीडीसी का एक होटल भी है जो नागौर के अंदर आता है। ये कुरंजा एक साइबेरिया का पक्षी है। कुरंजा राजस्थान का एक लोकगीत भी है। विदेश गए हुए पति के वियोग में गाए जाने वाला गीत कुरंजा कहलाता है। कोई आदमी, उसका घरवाला गया हुआ है मान लो प्रदेश, आजकल तो क्या फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह कई सिस्टम है। पुराने जमाने में ऐसा सिस्टम नहीं था, फोन फान वाला लफड़ा था नहीं, इसलिए वो 2-3 साल में एक बार आया करता था प्रदेश कमाने जाने वाला आदमी। तब क्या है कि प्रदेश वो व्यक्ति गया होता था, प्रदेश जाने वाला पक्षी था। तब यहाँ मारवाड़ की महिलाएं इस पक्षी को देखी फीलिंग जताया करती थी, तू भी परदेशी है मेरा, वो भी प्रदेश गया हुआ है, तू जाए तो उसको संदेश देना, तेरे को भी कोई पीछे से याद कर रही है।
तो प्रदेश गए हुए पति के वियोग में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो आएगा कुरंजा गीत आता है। कुरंजा एक पक्षी का नाम भी है, साइबेरिया का जो मुख्य पक्षी है। ये बात भी कंप्लीट है। जोधपुर में नदियों की बात करें तो ध्यान रहे, जोधपुर प्रदेश में देखो मैं बता देता हूं आपको, एक नदी है जिसका नाम है लूणी नदी नाम आता है। जानते हो लूणी नदी का भाव क्षेत्र यहाँ जोधपुर के अंदर आता है। इसके अलावा एक नदी और है जोजड़ी के नाम से, जो प्रदेश है आपका खेजड़ली गांव वहां से गुजरती है उसके अंदर से। लूणी नदी पर यहाँ पर एक झील कह सकते हो, एक बांध कह सकते हो, जसवंत सागर बांध बना हुआ है, बहुत फेमस बांध है। जोधपुर में जसवंत सागर बांध, जोधपुर में जसवंत सागर बांध बना हुआ है। ये जोधपुर की मुख्य परियोजना के नाम से ये भी जाना जाता है। बाकी जोधपुर को जो पानी मिलता है, जलापूर्ति या सिंचाई की हम बात करते हैं, जोधपुर को जो पानी मिल रहा है वो जवाई नदी पड़ती है पाली के अंदर सुमेरपुर में, और वहां सुमेरपुर में एक बांध है जिसका नाम है जवाई बांध। इसी जवाई बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। जोधपुर को क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से इसे जाना जाता है। कहते हैं यहां पर एक शासक हुए जिनका नाम था उमेद सिंह। यहां शासक हुए थे जिनका नाम था उमेद सिंह, और उन्हीं उमेद सिंह ने यहां पर सन 1946 के अंदर यहां पर एक भवन बनवाया था, यहां पर एक बांध बनवाया था जिसे जवाई बांध के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध यही है। भराव की दृष्टि से राणा प्रताप सागर बांध है, और इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जानते हैं। आधुनिक स्वरूप में है ये, और अच्छा चलता है, पानी खूब आता है बरसात के टाइम में। यहाँ पर खनिज वगैरह की हम बात कर ले, खारिया खंगार आपने नाम सुना है, जोधपुर के अंदर आता है, उद्योग वगैरह की। यहां पर स्थान है खारिया खंगार। खारिया खंगार यहां जोधपुर में अच्छा स्थान है, और खारिया खंगार में यहां पर सफेद सीमेंट का एक कारखाना भी है, सफेद सीमेंट के लिए फेमस है। ये सीमेंट वगैरह में भी अग्रणी आता है जोधपुर का स्थान। इसके अलावा यदि हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसका भी अच्छा स्थान है। जो फसल मरुस्थलीय प्रदेश में जो लगभग होती है वो सारी फसलें यहां पर होती है। जैसे यहां पर होने को बाजरा भी होता है, होने को यहां पर मूंग भी होता है, होने को यहां पर मोठ भी होता है, गुवार भी होता है, जुवार भी होता है। जायद की फसलों के अंदर भी ये जोधपुर अग्रणी है। बाकी जोधपुर की हम एग्रीकल्चर से संबंधित बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रहे, राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन तो जालोर करता है, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी जीरा मंडी जो आती है, राजस्थान की सबसे बड़ी जीरा मंडी तो वो कहां आती है? वो जोधपुर के अंदर आती है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो मंडी आती है जीरा मंडी जोधपुर में। अब हम बात कर ले मार्बल के बारे में बात कर ले। राजस्थान में मार्बल के भंडार जो पाए जाते हैं सर्वाधिक राजसमंद में है, जबकि सबसे फेमस मार्बल है मकराना का मार्बल है, सफेद मार्बल। सफेद मार्बल मकराना के साथ साथ किशनगढ़ में भी प्राप्त होता है, काला मार्बल बीकानेर में प्राप्त होता है, लाल मार्बल धौलपुर में प्राप्त होता है, गुलाबी जो अलवर साइड का भरतपुर साइड का एरिया है जालौर में प्राप्त होता है, हरा उदयपुर में। उसी प्रकार से हमारे जोधपुर में जो मार्बल पाया जाता है, जोधपुर में जो मार्बल पाया जाता है वो है बादामी मार्बल। बादामी मार्बल सर्वाधिक कहां पाया जाता है? जोधपुर के अंदर पाया जाता है। जनसंख्या वगैरह में नॉर्मल है, कोई बड़ा इतना इश्यू नहीं है यहाँ पर। वर्तमान में जोधपुर अपने आप में क्या है? नगर निगम है। राजस्थान में जो मुख्य नगर निगम है सारे आपके साथ में शेयर कर लेता हूं। जैसा आपने टॉप पे नाम सुना होगा, जयपुर का नाम सबसे टॉप में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 कोटा का नाम आता है। कोटा के बाद हम जोधपुर की बात कर सकते हैं। जोधपुर के बाद में यहाँ पर अजमेर का नाम आता है, और अजमेर के बाद में नगर निगम में बीकानेर का नाम आता है, और इसके बाद में भरतपुर का नाम आता है। ये नगर निगम है, जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर। तो ये यहाँ इतने आते हैं। सॉरी, यहाँ पर जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, इसके बाद में उदयपुर आएगा, यहाँ पर उदयपुर आएगा। ठीक है, ये आपके नगर निगम थे। ओके, अच्छा एक और रह गया अभी, उदयपुर के अलावा भी एक और भरतपुर भी है, ये 7 आगे। ठीक है, नगर निगम संभाग है, ये नगर निगम है। 7 के टोटल आपके हो गए। जोधपुर जिले की जो प्रमुख ज्योग्राफी थी वो आपके साथ मैंने शेयर की है। अब जोधपुर का जो मैटर बचता है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जोधपुर का सांस्कृतिक महत्व, जोधपुर का ऐतिहासिक महत्व। बहुत सी मंदिर है, देवियों के मंदिर है, लगभग यहाँ पर 10 से 12 जोधपुर के अंदर माताएं आती है। इसके अलावा यहाँ पर मंडोर स्थान का इतिहास बहुत अच्छा फेमस है। मंडोर के अलावा ओसिया भी अच्छा देखने वाला स्थान है। ओसिया की बाद हम बात करें तो देखो यहाँ पर बहुत है, पिपाड़ स्थान आता है, पिपाड़ भी अच्छा स्थान है। लगभग जोधपुर में
ऐतिहासिक स्थल भरे पड़े हैं, सांस्कृतिक महत्व पूरे भरे पड़े हैं। ये जोधपुर का महत्व था। बाकी मैं कराऊंगा आपको सेकंड और थर्ड पार्ट में। जोधपुर का कल्चर बहुत लंबा चौड़ा है, पूरे जोधपुर को मैं समझाऊंगा। और तब तक के लिए आप इंतजार करिए। ओके।